अफ्रीका का नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर आती है, गरीब पिछड़े लोग जिनके पास ना खाना है ना पहनने के लिए कपड़े। लेकिन अब वो तस्वीर ना बदल रही है। आज अफ्रीका दुनिया के सबसे फेमस लैंड में से एक बन चुका है। और दिलचस्प बात यह है, इस बार डिस्कशन वॉर, हंगर या पैंडेमिक का नहीं बल्कि फ्यूचर कंट्रोल की है। दुनिया के सभी सुपर पावर यानी अमेरिका, चीन, यूरोप, रूस और भारत, अब नंबर कुछ भी बोले बट मेरे लिए तो भारत एक सुपर पावर ही है। हाँ, तो भारत के साथ साथ सभी सुपर पावर अफ्रीका की तरफ खींचते चले जा रहे हैं। पर सवाल यहाँ पे उठता है, आखिर क्यों? क्या वजह है? जिन देशों ने सदियों तक अफ्रीका को नजरअंदाज किया, वहीं वहां अब अरबों डॉलर झोंक रहे हैं। We're not just trading grain, we're building Burkina Faso's destiny. असल में ना अफ्रीका को अब सिर्फ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स नहीं बल्कि की टू द फ्यूचर इकोनॉमी माना जा रहा है। यहाँ के जमीन के नीचे गोल्ड, डायमंड, वाइल और कोबाल्ट जैसे रिसोर्सेज हैं जो कि आज की टेक्नोलॉजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं। और जमीन के ऊपर है पूरी दुनिया का सबसे युवा आबादी वाला शहर। वेस्टर्न कंट्रीज को इस बात का डर है कि अगर अफ्रीका अपने रिसोर्सेज का और यूथ पावर का सही से इस्तेमाल करने लगा तो आने वाले दशकों में अफ्रीका भी एक पावर सेंटर बन सकता है। वहीं पर अब वो अफ्रीकी देश खुद पर भरोसा कर रहे हैं। वो किसी की कॉलोनी नहीं बल्कि ग्लोबल स्पोर्ट्स के डिसिसिव खिलाड़ी बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अफ्रीका जो कि एक बैकवर्ड कंट्री मानी जाती थी, आज उसके फ्यूचर से जो भी ये कंट्रीज हैं, पावरफुल कंट्रीज है, वो इतना डर क्यों रही है। Welcome to New Africa. तो दोस्तों, आज हम जानेंगे वो असली रीजन जिनसे सुपर पावर को अफ्रीका का इमर्जिंग फ्यूचर डराने लगा है। ये कहानी है रिसोर्सेज की, ये कहानी है पॉलिटिक्स की, जो आने वाले दशकों में बहुत सारे देशों को राह दिखाएगा। बिकॉज सुपर पावर फियर्स अफ्रीकाज फ्यूचर। वर्ल्ड में जब भी मिनरल वेल्थ की बात होती है तो नजरें अक्सर मिडिल ईस्ट या साउथ अमेरिका की तरफ उठती है, लेकिन असली खजाना तो अफ्रीका के जमीन के नीचे है। अफ्रीका को ना अब रिसोर्स पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि ये कंटिनेंट अकेले ही दुनिया भर के नेचुरल रिसोर्सेज का घर है। यहाँ का हर इलाका किसी न किसी कीमती फ्यूल या मेटल से भरा पड़ा है। एग्जाम्पल के तौर पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दुनिया के करीब 70% कोबाल्ट का प्रोडक्शन करता है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। दक्षिण अफ्रीका दुनिया के सबसे बड़े प्लैटिनम और सोने के प्रोड्यूसर्स में से एक हैं। नाइजीरिया और अंगोला जैसे देशों में तेल और गैस के बहुत सारे भंडार हैं। जाम्बिया कॉपर का वास्ट सोर्स है, बल्कि जिम्बाब्वे में लिथियम और हीरे की खाने हैं जो नई टेक्नोलॉजी की ना नींव है। आज की दुनिया में कोबाल्ट, निकेल और लिथियम जैसे मटेरियल सिर्फ मिनरल नहीं बल्कि ये हमारे फ्यूचर के इंजन हैं। इलेक्ट्रिक कारें, सोलर पैनल्स और स्मार्टफोन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन्हीं मिनरल्स पे, इन्हीं मटेरियल्स पे टिकी हुई है। इसलिए कहा जाता है अफ्रीका के जमीन के नीचे जो भी है उसको जो भी कंट्रोल करेगा वो फ्यूचर की इकोनॉमी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। और यही रीजन है कि अफ्रीका में अब ग्लोबल मिनरल रेस शुरू हो चुकी है। चीन लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए इन माइंस में इन्वेस्टमेंट कर चुका है। अमेरिका और यूरोप अब ग्रीन एनर्जी सप्लाई चेन के नाम पर वापसी की कोशिश कर रहे हैं। अफ्रीकी देशों के लिए चुनौती भी है और मौका भी है, क्योंकि अब उनके रिसोर्सेज सिर्फ कच्चा माल नहीं बल्कि भविष्य की सेंटर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स बन चुके हैं। आज की दुनिया में असली ताकत हथियारों से नहीं, फौज से नहीं बल्कि रेयर मेटल्स से तय होती है। ये वही मेटल्स हैं जिनसे हमारे स्मार्टफोन बनते हैं, सैटेलाइट बनते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनते हैं और हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स भी। और इन सब की जड़ें ना अफ्रीका के जमीन की मिट्टी में छिपी हुई है। अफ्रीका मॉडर्न एरा का मिनरल बैटलफील्ड बन चुका है। यहां से निकलने वाले मिनरल्स यूरेनियम, टाइटेनियम,
और रेयर अर्थ मेटल्स पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की ना बैकबोन है। इनका इस्तेमाल सिर्फ स्मार्टफोन और बैटरीज में ही नहीं बल्कि मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, क्वांटम कंप्यूटिंग और हाइपरसोनिक इंजनों में भी होता है। चाइना ने अफ्रीका में कुछ दशकों तक साइलेंट मिशन चलाया है। माइनिंग डील्स, लीज कॉन्ट्रैक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के जरिए उसने इन धातुओं के ऊपर एक गहरी पकड़ बना ली है। अफ्रीका के कई देशों में माइनिंग का पूरा कंट्रोल अब चाइनीज कंपनियों के हाथ में आ चुका है, जिससे टेक फील्ड में चाइना को एक मोनोपोली क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है। दूसरी ओर अमेरिका और सोवियत संघ अब इस बढ़त को खतरा मानते हैं। वो नए समझौते, सुरक्षा मिशन और आर्थिक साझेदारी के जरिए इस डोमिनेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने हाल ही में मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप लॉन्च की है ताकि अफ्रीकी देशों के साथ पारदर्शी निवेश किया जा सके। लेकिन हकीकत यह है ना कि अफ्रीकी खनिज अब सिर्फ बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल पावर सेंटर के कंट्रोल इंजन बन चुके हैं। हर सुपर पावर चाहता है कि उसके कंट्री को रेयर मेटल्स की सप्लाई में कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि यदि सप्लाई रुक गई तो उनकी टेक्नोलॉजी भी रुक जाएगी, और अगर टेक्नोलॉजी रुक गई तो भविष्य की दौड़ हार जाएगा। अफ्रीका का हर खदान स्ट्रैटेजिक एसेट है और इस पर नियंत्रण पाने की ये दौड़ अभी तो शुरू हुई है। जब पूरी दुनिया उम्र दराज हो रही है, वहीं पर अफ्रीका जवान हो रहा है। ये एक लौता महाद्वीप है जहां पे स्कूल और कॉलेज में सीट कम पड़ रही है, क्योंकि युवा आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि संस्थान पीछे रह गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़े बताते हैं कि अगले 25 वर्षों में अफ्रीका की जनसंख्या 1.4 अरब से बढ़कर 2.5 अरब तक पहुंच जाएगी। और मेन बात यह है कि इनमें से आधी से ज्यादा आबादी 25 साल से कम होगी। इसका मतलब सिंपल है कि सिर्फ संख्या नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब है अफ्रीका के पास पूरी दुनिया का सबसे यंग ह्यूमन कैपिटल बनने की क्षमता है। जहां यूरोप और जापान में बूढ़ी आबादी के कारण लेबर कम मिल रहे हैं, वहीं अफ्रीका में लाखों युवा नई नौकरियां, स्टार्टअप और टेक्निकल अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार है। नाइजीरिया, इथियोपिया और केनिया जैसे देश पहले से ही डिजिटल इकोनॉमी में तेजी से उभर कर आ रहे हैं। वहां का यूथ ऐप डेवलपमेंट, फिनटेक और एग्रीटेक इंडस्ट्रीज में नई दिशा दे रहे हैं। लेकिन सुपर पावर्स के लिए यही चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ये यूथ एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और एम्प्लॉयमेंट के साथ आगे बढ़ जाए तो सस्ता लेबर अब एशिया में नहीं अफ्रीका में मिलेगा, और ये उनके इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स को पूरी तरह से हिला कर रख सकता है। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों को डर है कि अफ्रीका की ये युवा लहर उनके बाजारों में नया कंपटीशन पैदा करेगी। दूसरी ओर अफ्रीकी देश भी इसे सिर्फ जनसंख्या वृद्धि के तौर पर नहीं ले रहे हैं, बल्कि इसे वो एक शक्ति के रूप में देख रहे हैं। वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, डिजिटल एजुकेशन और लोकल इंडस्ट्रीज पर निवेश बढ़ा रहे हैं। अगर ये योजनाएं सफल रही तो आने वाले दशकों में अफ्रीका सिर्फ रिसोर्सेज का केंद्र नहीं बल्कि ग्लोबल वर्कफोर्स का कैपिटल बन सकता है। यानी फ्यूचर की इंडस्ट्रीज, लैब्स और टेक कंपनियां चलाने वाले हाथ अफ्रीकी होंगे। अफ्रीका को यदि आप नक्शे पे गौर से देखेंगे तो ये केवल एक महाद्वीप नहीं बल्कि दुनिया के तीनों मेजर सी रूट्स का जोड़ है। यही वजह है इसे जियोपॉलिटिकल क्रॉसरोड भी कहा जाता है, यानी ऐसा स्थान जहां से गुजरने वाले रास्ते पूरी ग्लोबल व्यवस्था को अफेक्ट करती है। उत्तरी अफ्रीका भूमध्य सागर के जरिए यूरोप से जुड़ता है, पूर्वी तट हिंद महासागर तक फैला हुआ है और पश्चिम छोर अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है। इस स्थिति ने अफ्रीका को इंटरनेशनल ट्रेड, सिक्योरिटी एंड नेवल स्ट्रेटजी के लिए कंपलसरी बना दिया है। सुएज नहर पूरी दुनिया का जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसका 12% अकेले नियंत्रित करता है। ये वही मार्ग है जो यूरोप और एशिया को जोड़ता है। इसके रुकने से अरबों डॉलर का नुकसान 1 से 2 दिन के अंदर ही हो जाएगा, जैसा कि 2021 में जहाज के अटकने से हुआ था। यानी अफ्रीका के एक छोटे हिस्से में होने वाली रुकावट पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख सकती है। पूर्वी अफ्रीका का छोटा सा देश जिबूती अब विश्व की मिलिट्री पावर का नया ठिकाना बन गया है। अमेरिका, चीन, फ्रांस, जापान
और इटली यहाँ पे सभी के परमानेंट बेसेज हैं, क्योंकि लाल सागर के मुहाने पर स्थित यह इलाका अरब सागर और अफ्रीका दोनों पर नजर रखने की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी देता है। दक्षिण अफ्रीका के बंदरगाह केप ऑफ गुड होप से होकर गुजरने वाले जहाज यूरोप और एशिया के बीच अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करते हैं। इसलिए कहा जाता है जो अफ्रीका के तटों को नियंत्रित करता है वही समुद्र की दिशा तय करता है। सिर्फ यही नहीं, अफ्रीका ट्रांसकॉन्टिनेंटल इंटरनेट केबल, ऊर्जा पाइपलाइन और नए डिजिटल रूट्स का केंद्र बनता जा रहा है। इसकी जियोग्राफिकल पोजीशन ने 21वीं सदी का स्ट्रैटेजिक हार्टलैंड बना दिया है, जहां शक्ति की अगली लड़ाई तलवारों से नहीं बल्कि समुद्री मार्गों और डेटा रूट्स पर लड़ी जाएगी। चीन का एम्बिशन सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रहा है। उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी नई सिल्क रोड अब अफ्रीका के दिल तक पहुंच चुकी है। लेकिन ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये फ्यूचर की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, जहां सड़कें, रेल मार्ग और बंदरगाह के जरिए चीन अपनी पकड़ को मजबूत बनाते जा रहा है। पिछले एक दशक में चीन ने अफ्रीका में लगभग हर क्षेत्र में अपने छाप छोड़े हैं। केन्या की मेम्बासा नैरोबी रेल लाइन, इथियोपिया का अदीस अबाबा जबूती कॉरिडोर, नाइजीरिया में लेकी डीप सी पोर्ट और मिस्र में न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, ये सभी चीन की फाइनेंशियल और टेक्निकल पार्टनरशिप से बने हैं। इन प्रोजेक्ट्स ने अफ्रीका को मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, लेकिन इसके साथ ही इकोनॉमिक डिपेंडेंस की नई बहस खड़ी हो गई। कई देशों के लिए चीनी कर्ज आसान दिखता है, लेकिन इसकी शर्तें ना बहुत ज्यादा सख्त है। लंबी अवधि की लीज, रिसोर्सेज पर नियंत्रण और राजनीतिक प्रभाव का असर। अफ्रीका में कुछ सरकारें इसे विकास का अवसर मानती है, बल्कि पश्चिमी देश इसे स्ट्रैटेजिक इंट्रैपमेंट मानते हैं। उदाहरण के तौर पर जाम्बिया और इथियोपिया जैसे देशों ने कर चुकाने में कठिनाइयां झेली है, जिसके चलते उनके कुछ प्रोजेक्ट्स पर चीन को ऑपरेटिंग राइट्स मिल गए हैं। सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ही नहीं, चीन ने इन प्रोजेक्ट्स के साथ कल्चरल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बढ़ाया है। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स, मीडिया पार्टनरशिप और मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए वह अफ्रीका में अपनी आइडियोलॉजी और मॉडल को बढ़ावा दे रहा है। भारत की स्ट्रेटजी ट्रस्ट एंड शेयर्ड डेवलपमेंट पर टिका है, और यही बात भारत को बाकी सुपर पावर से अलग बनाती है। भारत ने अफ्रीका के साथ अपने रिश्ते को मुख्यतः 3 स्तरों पर खड़ा किया है: कॉमर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग और कल्चरल इंगेजमेंट। पिछले 2 दशकों में भारत ने अफ्रीका में लगभग 200 से अधिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाए हैं, जिनमें कृषि, एनर्जी, इंफॉर्मेशन टेक और हेल्थ केयर मेन है। इथियोपिया, तंजानिया और केन्या में स्थापित आईटी केंद्र भारत की सॉफ्ट पावर के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। इंडियन टेक्निकल एंड मेडिकल असिस्टेंस ने अफ्रीकी समाज में गहरा विश्वास पैदा किया है। भारत की जेनरिक मेडिसिन न केवल सस्ती है बल्कि लाइफ सेवर भी साबित हुई है, खासकर HIV और मलेरिया जैसे बीमारियों की इलाज में। इसी तरह पैन अफ्रीका ई नेटवर्क प्रोजेक्ट के जरिए भारत ने डिस्टेंस एजुकेशन और टेलीमेडिसिन सर्विसेज प्रदान कर अफ्रीका के ग्रामीण इलाकों तक अपनी पहुंच बनाई है। इकोनॉमिक मोर्चे पर भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। खास बात यह है कि भारत नेचर रिसोर्सेज की लूट की जगह इंडस्ट्री और स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देता है। भारतीय कंपनियां लोकल यूथ को ट्रेंड करती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, जिसके चलते एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पार्टनरशिप तैयार हो रही है। डिप्लोमेटिक लेवल पर भी भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ साउथ साउथ कोऑपरेशन को नई परिभाषा दी है। अफ्रीका इंडिया फोरम इसी नीति का प्रतीक है, जिसमें विकास साझेदारी को बराबरी के स्तर पर रखा गया है। अफ्रीका की कहानी अब किसी कोलोनाइजेशन और कॉन्फ्लिक्ट की नहीं रही। ये एक ऐसे महाद्वीप की कहानी बन चुकी है जो सदियों की उपेक्षा के बाद अपने ही बल पर खड़ा हुआ है। जहां कभी दूसरे निर्णय लिया करते थे, अब वहां पर निर्णय अफ्रीका खुद ले रहा है। अब सवाल ये नहीं उठता अफ्रीका किसके साथ है, बल्कि सवाल ये है कि बिना अफ्रीका के बाकी देश कितना आगे जा सकते हैं। अफ्रीका का पॉलिटिकल व्यू पॉइंट भी बदल रहा है। इकोनॉमिकली भी अफ्रीका अब
वैल्यू क्रिएशन की दिशा में बढ़ रहा है। अब वह सिर्फ कच्चा माल बेचने वाला कंटिनेंट नहीं, बल्कि इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का सोर्स बनने की राह पर है। अफ्रीका अब अतीत की कहानी नहीं, बल्कि भविष्य का मैप बन चुका है। बाकी आप लोग का क्या सोचना है? क्या अफ्रीका का फ्यूचर ब्राइट होने वाला है? क्या सुपर पावर रियली में अफ्रीका से डरते हैं? क्या अफ्रीका का जो यूथ है अफ्रीका को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है? आप लोग का जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।